नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। आज है 22 अप्रैल 22 अप्रैल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ किया जाए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? पृथ्वी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ए है ऑप्शन 21 अप्रैल 21 अप्रैल, बी है आपका 22 अप्रैल 22 अप्रैल, सी है आपका 23 अप्रैल 23 अप्रैल, या डी है आपका 24 अप्रैल 24 अप्रैल। तो इसका आंसर तो शायद सबको पता होगा। आज के दिन ही यानी 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे के दिन हम क्या करते हैं? अर्थ डे के दिन हम प्रमोट करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट अवेयरनेस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस लिए मनाया जाता है? ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है, जलवायु जागरूकता, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है आपसे, विद रेफरेंस टू अर्थ डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पृथ्वी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है आपका, इट्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। तो ये तो सही है। सेकंड है आपका, इट बिगेन एज ए ग्लोबल यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव इन 1992। ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल के रूप में शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं। थर्ड है आपका, इट एम्स टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है कि ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक पहल के रूप में शुरू हुआ था। नहीं, ये यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव नहीं है, ना ही ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कब स्टार्ट हुआ था। तो उसमें जो आपका पहला और तीसरा कथन है, ठीक है, केवल पहला और तीसरा ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ डे एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिफर बिकॉज। पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस में अंतर इसलिए है क्योंकि। ऑप्शन ए कहता है, बोथ आर सेलिब्रेटेड बाय UNEP ओनली, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दोनों केवल यूनेप द्वारा मनाए जाते हैं। सेकंड कहता है आपसे, अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल वाइल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑन 5 जून। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी कहता है, बोथ बिगेन इन सेम ईयर। दोनों की शुरुआत एक ही वर्ष में हुई थी। और डी कहता है आपका, अर्थ डे इज़ ओनली फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। पृथ्वी दिवस केवल विकसित देशों के लिए है। देखिए, इसमें डिफरेंस बताना है तो ये तो ऑप्शन तो सारे एक ही चीज़ बता रहे हैं कि एक ही साथ हुए हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपली क्या है कि जो अर्थ डे ऑब्जर्व किया था 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। राइट, तो जो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ डे 2026 थीम इज। पृथ्वी दिवस 2026 का विषय है। तो पहला आपका ऑप्शन ए, रिस्टोर नेचर, प्रकृति को बहाल करें। बी है आपका, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। सी है आपका, आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और डी है आपका, इन्वेस्ट इन वाटर, जल में निवेश करें। तो देखिए, इसमें लिखा है कि प्रकृति को बहाल करें, तो प्रकृति को बहाल तो नहीं कर रखा मनुष्य ने, बेहाल जरूर कर रखा है। ठीक है, वैसे जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही आंसर है इसका। जो इस बार की थीम है 2026 की वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट। ठीक है, ये इस बार की थीम है अर्थ डे की 2026 की। ये हर साल चेंज होती रहती है थीम ना, राइट। तो जनरली जो थीम होती है, जब विषय होता है, किन चीज़ों पे जोर देता है। ठीक है, जब हर साल नई थीम आती है तो कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस करते हैं, एम्फेसाइज किया जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें? देखिए, कलेक्टिव सिटीजन एक्शन की मतलब ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि ये कोई इंडिविजुअली नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एक कलेक्टिव सपोर्ट चाहिए। तो कलेक्टिव सिटीजन एक्शन, नागरिकों की सामूहिक कार्रवाई, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव, सही है। कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, समुदाय के स्तर पर स्थिरता के प्रयास, बिल्कुल सही। क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी की जिम्मेदारी है, जलवायु के प्रति जिम्मेदारी। और लास्ट वन है आपका, लोकल सॉल्यूशंस टू ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान, बिल्कुल सही। तो जो आपकी थीम होती है इन चीज़ों को हाईलाइट्स करती हो, राइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट अर्थ डे मूवमेंट? किस देश ने सबसे पहले अर्थ डे पृथ्वी दिवस आंदोलन शुरू किया था? तो आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी है आपका यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है बी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे पहले अर्थ डे मूवमेंट को स्टार्ट किया था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ अर्थ डे? पृथ्वी दिवस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए बान की मून, बी है आपका जॉन मुयर, सी है आपका गेलॉर्ड नेल्सन, और डी है आपका अल गोर। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये इसके फाउंडर कौन थे। तो जो इसके फाउंडर हैं वो हैं आपके गेलॉर्ड नेल्सन। सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये यूएस के सेनेटर थे, उनको इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। कौन थे? यूएस के सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन, राइट। ओके, द फर्स्ट अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड इन। तो हमें तो पता है कि सबसे पहले किसने मनाया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने। इसको सबसे पहले कब मनाया गया था? तो ऑप्शन है आपके 1945 1945 में, बी है आपका 1970 1970 में, सी है आपका 1985 1985 में, या डी है आपका 1992 1992 में। तो जो उसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 1970। सबसे पहले बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्जर्व किया जा गया था, ठीक है, 1970 में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 अप्रैल 1970 को इस संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था, पहला जो पृथ्वी दिवस था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेजिग्नेशन ऑफ शेखा झील बर्ड सेंचुरी इन डैश एज इंडियाज 99th रामसर साइट। ठीक है, डैश में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर। तो ए है आपका गुजरात, बी है आपका बिहार, सी है तमिलनाडु, डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, राइट। ये कहाँ पे इसको डेजिग्नेट किया गया? शेखा झील बर्ड सेंचुरी को उत्तर प्रदेश के अंदर, राइट। हम थोड़े कुछ आंकड़ों की बात करें तो टोटल जो अब उत्तर प्रदेश के अंदर हैं वो 12 रामसर साइट्स होगी, यानी टैली कितनी होगी उत्तर प्रदेश की? 12 वहाँ पे रामसर साइट्स हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ है इंडिया के अंदर? देखिए, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है, राइट। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स है, मतलब हाईएस्ट ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है, किसमें? तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल है वहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द कोन्याक ट्राइब इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच स्टेट? जो कोन्याक जनजाति है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका है मिजोरम, बी है नागालैंड, सी है असम, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, जो इसका सही आंसर होगा, जो कोन्याक ट्राइब है वो किससे एसोसिएटेड है? वो आपकी नागालैंड से है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। तो जो कोन्याक ट्राइब है अभी ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? ठीक है, तो अभी एक नागालैंड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी, तो उन्होंने पाया है कि जो इनकी एक घरेलू हर्बल फॉर्मुलेशन है, मतलब, ठीक है, राइट ना, एक हर्बल नुस्खा है कोन्याक ट्राइब का, तो उसके अंदर एंटी कैंसर पोटेंशियल, मतलब कि ऐसी क्षमता पाई गई है जो कैंसर रोधी है, ठीक है। जो कोन्याक ट्राइब है उनके पास एक ऐसी हर्बल है जिसके अंदर एंटी कैंसर पोटेंशियल है। अभी नागालैंड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी तो उसने ये चीज़ बताई, तो दैट्स वाई जो कोन्याक ट्राइब है वो आपकी न्यूज़ के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ न्यू स्पीसीज ऑफ बैंड टोड गीको वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? हाल ही में बैंड टोड गेको की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? ठीक है, तो गेको कहाँ पाया गया है आपको ये बताना है, एक नई प्रजाति उसकी। ए है केरला में, बी है असम, सी है गुजरात, और डी है आपकी उड़ीसा, राइट। तो जो ये नई गैको की प्रजाति पाई गई है ये पाई गई है आपकी असम के अंदर, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या है? असम, ओके। तो एक न्यू गेको स्पीसीज़ है और जो इसका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है वो आपका सेटोडक्टाइलस रेमोनेंसिस, प्लीज़ पार्डन माय साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि जो असम है मतलब उसमें कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो असम में गेको की एक नई प्रजाति पाई गई है, सेटोडक्टाइलस रेमोनेंसिस, राइट।
तो ये एक आप इमेज देख सकते हैं, और एक ये रेमोना नेशनल पार्क है असम के अंदर, रेमोना या रायमोना, ओके। एंड ठीक है, तो ये कहाँ पाया गया है? ये असम के अंदर पाया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई करिकुलम फॉर विच क्लासेस? सीबीएसई ने हाल में ही किन कक्षाओं के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो आपने बताना है क्लासेस 1 to 5, कक्षा 1 से 5 तक, क्लासेस 3 to 8, कक्षा 3 से 8 तक, या सी है क्लासेस 9 to 12, कक्षा 9 से 12 तक, या फिर डी है ओनली क्लास 10, केवल कक्षा 10 के लिए। तो देखिए, जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया है, वो किया गया है आपकी क्लासेस 3 to 8 से, तीसरी कक्षा से लेके जो 8वीं कक्षाएँ हैं उनके लिए करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, राइट। तो ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, ये इसके साथ अलाइन करता है, और ये इंकरेज करता है कि मतलब एक अर्ली चाइल्डहुड में ही आपको जैसे कोडिंग, लॉजिक, डिजिटल लिटरेसी या एआई अवेयरनेस के बारे में आपको पता चले, ठीक है, राइट ना, जागरूकता बढ़े या आपका इंट्रोडक्शन हो उससे। तो देखिए, ये तो वैसे भी बहुत मतलब मस्ट है कि अब जैसे आप आगे जाके देखते हैं कि 11th-12th में आके फिर साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, अलग अलग आपका एक डोमेन हो जाता है। जनरली आपकी एजुकेशन यानी ऐसी होनी चाहिए कि ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि आप एक पर्टिकुलर स्फेयर के अंदर स्पेशलिस्ट होंगे, बट थोड़ा जर्नलिस्ट होना चाहिए कि मतलब भाई आगे जाके अगर आप स्विच करना चाहे तो आप कर सके, कि आपको एकदम ग्रेजुएशन के बाद जाके ये चीज़ें ना पढ़नी पड़ी। तो आप एक अर्ली स्टेज में इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो, राइट। तो ठीक है, ये एक अच्छी पहल है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंडियन रेलवेज मॉडर्नाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है? तो आपने बताना है, ए कवच सिस्टम, बी है आपका डीएफसी कॉरिडोर्स जिनको हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कहते हैं, ई है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, और डी है आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, कवच प्रणाली, डीएफसी कॉरिडोर या विद्युतीकरण। तो देखिए, जो इंडियन रेलवे का मॉडर्नाइजेशन किया गया है, आधुनिकीकरण है, ठीक है, राइट ना, तो उसमें ये तीनों ही आपके फैक्टर आते हैं, ये तीनों हैं, ये तीनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो जो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, राइट। तो कवच प्रणाली, डीएफसी और विद्युतीकरण, ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के हिस्से हैं, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि रियल वेजेस रेफर टू, जो वास्तविक मजदूरी का तात्पर्य है। तो चलिए, कुछ ऑप्शन ए है आपका सैलरी बिफोर टैक्स, कर पूर्व वेतन, बी है आपका सैलरी आफ्टर टैक्स, कर पश्चात वेतन, सी है आपका परचेजिंग पावर ऑफ इनकम आफ्टर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बाद आय की क्रय शक्ति, डी है आपका गवर्नमेंट वेजेस ओनली, केवल सरकारी मजदूरी। तो देखिए, रियल वेजेस जो होते हैं, रियल वेजेस वो होते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ इनकम आफ्टर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बाद आय की क्रय शक्ति, ठीक है, इनको आपका रियल वेजेस बोला जाता है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की बात करें तो रियल वेजेस वो आपकी कमाई की मतलब असली पावर होती है, जो दिखाती है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से मतलब, ठीक है, अब पे चेक पे तो आपको कुछ और मिलता है, ठीक है, कि जो अमाउंट आपके पे चेक पे लिखा गया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वेज, लेकिन महंगाई के बाद, ठीक है, राइट ना, कितने पैसे से आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी वास्तविक शक्ति दिखाती है। तो रियल वेज यही होता है कि टेल्स यू हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट मनी कैन एक्चुअली बाय, कि उस पैसे से असल में कितने सामान और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, उसको हम बोलते हैं रियल वेजेस, ठीक है, राइट। 14 है आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज एसोसिएटेड विद, तो ठीक है, इसका आंसर आपको सबको पता होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किससे संबंधित है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, शिपिंग से, रेलवे से, हाईवे से या एविएशन से। शिपिंग, रेलवे, राजमार्ग या विमानन, तो ऑब्वियसली बात है ये किससे था? हमारा रेलवे से, ठीक है, राइट। तो जो डीएफसी के होते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होते हैं, ये क्या होते हैं? देखिए, उच्च क्षमता वाले रेल मार्ग हैं, एक हाई कैपेसिटी रेलवे रूट्स कह सकते हैं आप इनको, और जिनमें मतलब एक्सक्लूसिवली बनाया जाता है कि आपके ट्रांसपोर्ट करने के लिए किन चीज़ों को, गुड्स और कमोडिटीज़ को, जो मतलब वो ऐसे कॉरिडोर है कि जिन पे सिर्फ माल और वस्तुओं का ये परिवहन होगा, ठीक है, राइट ना, पैसेंजर्स वगैरह ये सब नहीं होंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है आपका और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है। जैसे ईस्टर्न कहाँ से कहाँ जाता है आपका? ये जाता है लुधियाना पंजाब से बिहार तक, और जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये आपका दादरी उत्तर प्रदेश से मुंबई महाराष्ट्र, राइट, शायद हाँ, ये दो यहीं तक के हैं।
और भी बन रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर्स। तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होते हैं एक्सक्लूसिवली किसके लिए होते हैं? फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड कमोडिटीज़। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक्ड विद डिज़ाइनर राइज रिसर्च? डिज़ाइनर राइज अनुसंधान से कौन सा संगठन जुड़ा है? ए आपका इसरो, बी है आपका DRDO, सी है आपका CSIR नेस्ट, और डी है आपका ICAR ओनली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो देखिए इसमें जो CSIR नेस्ट है ये आपका डिज़ाइनर राइज रिसर्च से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो CSIR नेस्ट है ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में है। राइट। हिंदी में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्विषयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। और ये अभी हाल में अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो अभी इसकी गोल्डन जुबली हो रही है। ठीक है, राइट। और इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि इसने एक इम्प्रूव्ड राइस वैरायटीज़ को डेवलप किया है जिसमें मतलब पोषक तत्व अच्छे होंगे और जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा ये कम होगा। ठीक है, तो ये GI इंडेक्स, क्या इसको GI कहते हैं वैसे। तो ये क्या होता है कि देखिए ये बताता है आपके कि कुछ फूड इनटेक लेने से जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कि जब से आप फूड इनटेक लिया तो आपका ब्लड शुगर लेवल है कम रहेगा या मिड हो जाएगा, या कुछ चीज़ें खाते ही आपका ना ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको GI कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसी राइस वेराइटीज़ को डेवलप किया है कि जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा हैं और जो GI है वो कम है। राइट। सो दैट इज़ फॉर द डे। प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को और एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। अपने फीडबैक सजेशन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें प्लीज़। हमारा जो चैनल है दून GK वैली, इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।